गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है इंडस्ट्री एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। ओके, चैप्टर 8। नाउ सी, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड कि इंडस्ट्रियल सेक्टर वाज अफेक्टेड बाय द पेंडेमिक। सबसे वर्स्ट अफेक्टेड वाज सर्विस सेक्टर एंड सेकंड नंबर पे इंडस्ट्री। ओके, तो इंडस्ट्री और इंफ्रास्ट्रक्चर पे क्या इम्पैक्ट रहा है पिछले 2 साल में वो देखते हैं। इंडस्ट्रियल सेक्टर वाज अफेक्टेड बाय पेंडेमिक बट कंटिन्यूड ग्रोथ in aggregate demand and production linked incentives by the government helped in reviving the growth. इंडस्ट्रियल सेक्टर अफेक्ट तो हुआ था, है ना, लेकिन इंडस्ट्रियल सेक्टर में गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर से, कैपिटल एक्सपेंडिचर और कुछ स्कीम से, जैसे प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम्स जो गवर्नमेंट ने लाई है, पीएलआई स्कीम, हमने ऑलरेडी डिस्कस की और आगे भी अभी करेंगे। दूसरा, गवर्नमेंट ने एक्सपेंडिचर किया, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर भी इंक्रीज हुआ इकोनॉमी में और कैपिटल एक्सपेंडिचर भी इंक्रीज हुआ। उसकी वजह से एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज हुई, लोगों के पास इनकम आई तो लोग डिमांड करने लगे, राइट। तो एग्रीगेट डिमांड बढ़ने से क्या होगा, जब डिमांड बढ़ेगी तो प्रोड्यूसर को इंसेंटिव मिलेगा प्रोडक्शन इंक्रीज करने का, तो धीरे धीरे इंडस्ट्रियल सेक्टर स्टार्टेड रिवाइविंग। ओके, ये थोड़ा इंट्रो टाइप का है। And in the current fiscal year, this sector is expected to grow 11.8%. As we have already discussed this figure in our first chapter, कि इंडस्ट्रियल सेक्टर की ग्रोथ की जो एक्सपेक्टेशन है, इंडस्ट्रियल सेक्टर की ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन कितनी है? इट इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो बाय 11.8%, बाय 11.8%, नॉट एट 11.8%, यानी 11.8% से ग्रो करेगा, विच इज अ गुड एक्सपेक्टेशन। ओके, now see, share of industry and its components in gross value added, ओवरऑल जीडीपी की, इंडिया की या जीवीए की अगर हम बात करें तो इंडस्ट्री का शेयर कितना है, देख सकते हो आप यहाँ पे। 2020 और 21 वाला जो ईयर था उसमें इट्स और डिक्लाइन, है ना, ब्लू लाइन नीचे जा रही है, लेकिन 21 से 22 वाला अब जो है 2020-21 के बाद से इट इंक्रीज, अपटिक है, अपवर्ड मूवमेंट है। इससे क्या पता लग रहा है? इससे ये पता लग रहा है कि इंडस्ट्रियल सेक्टर धीरे धीरे रिवाइव कर रहा है। तो ट्रेंड क्या है? दैट इट इज रिवाइविंग, इट इज ग्रोइंग। क्लियर? ओके, नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आईआईपी, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, इसको हम देखते हैं क्या है। इट इज अ कॉम्पोजिट इंडिकेटर दैट मेजर्स दी शॉर्ट टर्म चेंजेस। शॉर्ट टर्म चेंजेस, बहुत लॉन्ग टर्म नहीं ये ट्रैक करता, क्योंकि हर मंथ का इसका डेटा आता है। ऐसा नहीं कि 1 साल 2 साल में आ रहा है, हर मंथ में इसका डेटा आता है। शॉर्ट टर्म चेंजेस ट्रैक करता है इंडस्ट्रियल सेक्टर में इन दी वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन ऑफ अ बास्केट ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड विद रेस्पेक्ट टू दैट इन अ चूजन बेस पीरियड। इसका भी एक बेस पीरियड होता है, 11-12, 2011-12 इज द बेस पीरियड फॉर आईआईपी, और ये कैलकुलेट कौन करता है? एनएसओ करता है, ठीक है, एनएसओ इसको कैलकुलेट करता है। ये बेसिकली क्या है, इंडस्ट्री में कितना प्रोडक्शन हो रहा है उसके वॉल्यूम को ट्रैक करता है। तो इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, आपको नाम से ही पता लग रहा है कि इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के बारे में ये बताता है कितना इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन हो रहा है। आईआईपी, ओके, इट इज पब्लिश्ड बाय एनएसओ एवरी मंथ। एंड इसका अगर हम ट्रेंड देखें, अब ये होता क्या, ये तो समझ लिया एवरीवन, आ गया। इसका ट्रेंड क्या है? आईआईपी विटनेस्ड अ नेगेटिव ग्रोथ ऑफ 8.4% इन 2020-21, यानी 2020 जब पेंडेमिक का टाइम था तब से लेके अभी तक इसकी नेगेटिव ग्रोथ थी, ठीक है, मतलब इट डिक्लाइन। और ये बिल्कुल ऑब्वियस है, क्योंकि इंडस्ट्रियल सेक्टर जब अफेक्ट हुआ था तो जो इंडेक्स है जो उस प्रोडक्शन को बताएगा कि कितना प्रोडक्शन हुआ था, वो डिक्लाइन ही शो करेगा ना, जब डिक्लाइन हुआ है तो वेरी ऑब्वियस। ओके, आप देख सकते हो यहाँ पे वैल्यू ऑफ इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। अगर आईआईपी की हम वैल्यू देखें तो यू कैन सी अ शार्प डिक्लाइन ड्यूरिंग मार्च अप्रैल 2020, जब से लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था, है ना, नेशनल लॉकडाउन लगा था इसी टाइम पे, अ शार्प डिक्लाइन, देन इंक्रीज। उसके बाद थोड़ा सा डिक्लाइन हुआ अभी शुरू में सेकेंड वेव की वजह से, अप्रैल मई में सेकेंड वेव आई थी, है ना, यहाँ डिक्लाइन हुआ लेकिन अगेन स्टार्टेड इंक्रीजिंग। तो शार्प डिक्लाइन कहाँ हमको देखने को मिल रहा है? 2020 में। ओके, 2020। IIP is clear. Now coming to 8 core industry. IIP में सारे इंडस्ट्रियल बास्केट आते हैं, जो भी इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन होता है, लेकिन IIP में सबसे ज्यादा शेयर, ऑलमोस्ट 40.27% जो शेयर है वो इन 8 कोर इंडस्ट्रीज का है। इंडिया की 8 कोर इंडस्ट्रीज है जिनका सबसे ज्यादा वेटेज है IIP में, है ना। तो इनकी परफॉर्मेंस IIP को अफेक्ट करेगी, क्योंकि इनका 8 इंडस्ट्रीज का मिला के द वेटेज इज 40.27%।
8 कोर इंडस्ट्रीज में कौन कौन सी आती हैं? कोल, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, रिफाइनरी प्रोडक्ट, फर्टिलाइजर, स्टील, सीमेंट एंड इलेक्ट्रिसिटी। कोल, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, रिफाइनरी प्रोडक्ट, फर्टिलाइजर, स्टील, सीमेंट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ये 8 कोर इंडस्ट्रीज हैं। 8 कोर इंडस्ट्रीज का वेटेज कितना है आईआईपी में, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में? 40.27%. The 8 core industries have performed well during the last quarter of 2021. So as you can see, यहाँ पर हमने देखा जो IIP है, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, विच शोज इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की हेल्थ क्या रही है, एक्टिविटी क्या रही है। यहाँ तो डिक्लाइन हुआ, लेकिन धीरे धीरे यहाँ से इंक्रीज होना शुरू हुआ था। ये जो इंक्रीज हुआ है, ये किसकी वजह से हुआ है? उन 8 कोर इंडस्ट्रीज में अच्छा परफॉर्मेंस हुआ है, और इसमें सबसे ज्यादा वेटेज उनका ही है, तो ऑब्वियसली इंक्रीज होगा, राइट। 8 core industries have performed well during the last quarter of 2021. Last quarter of 2021 मतलब अभी ये जो नवंबर दिसंबर का टाइम था, इसमें इंक्रीज हुआ इनका प्रोडक्शन। ओके, इट वाज मेनली ड्यू टू इम्प्रूव्ड परफॉर्मेंस ऑफ स्टील, सीमेंट, नेचुरल गैस, कोल एंड इलेक्ट्रिसिटी। इन 8 कोर इंडस्ट्रीज में से भी सबसे ज्यादा जो अच्छी परफॉर्मेंस देखी गई वो किसमें देखी गई है? स्टील, सीमेंट, नेचुरल गैस, कोल एंड इलेक्ट्रिसिटी। नेचुरल गैस और इलेक्ट्रिसिटी का आप ये कह सकते हो, जैसे इलेक्ट्रिसिटी तो क्यों इंक्रीज हुई? क्योंकि फैक्ट्रीज वापस स्टार्ट होगी, है ना, फैक्ट्रीज में इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होती है हेवीली। दूसरा कोल, कोल भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के काम आता है, कोल। नेचुरल गैस, ट्रांसपोर्टेशन इंक्रीज हो गया लॉकडाउन के बाद। सीमेंट और स्टील, स्टील आप देख सकते हो इंडस्ट्रियल एक्टिविटी इंक्रीज हो रही, तो स्टील इज अ रॉ मटेरियल for most of the industries and factories, that's why. Then cement, construction और housing sector का भी हमने डिस्कस करा है कि रियल एस्टेट में काफी इंप्रूवमेंट हुआ था, है ना। रियल एस्टेट में गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर्स की वजह से, स्कीम्स की वजह से वापस ग्रोथ रिवाइव हुई है, तो जब कंस्ट्रक्शन होगा तो सीमेंट की डिमांड तो बढ़ेगी ना, तो वेरी ऑब्वियस थिंग, इन सब में इंप्रूवमेंट हुआ है। इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज एंड आईआईपी, ये डीपीआईआईटी का डेटा है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो सबसे ज्यादा इंक्रीज आपको किसमें देखने को मिलेगा? स्टील, नेचुरल गैस, कोल, सीमेंट। दिख रहा है ग्राफ ऊपर, है ना? कोल, नेचुरल गैस, स्टील, सीमेंट, राइट। हाँ, इलेक्ट्रिसिटी भी है, इलेक्ट्रिसिटी भी है, लेकिन बहुत ज्यादा किसमें देखने को मिल रहा है? एक तो सीमेंट है, देन स्टील है, नेचुरल गैस है, कोल है, एंड देन इलेक्ट्रिसिटी। ओके, अब एक और इंडेक्स है, ये जनरली हमने नहीं सुना हुआ होता, तो नया नाम आपके लिए है, तो आपको ये याद रखना है, एग्जाम में आ सकता है। बिजनेस एक्सपेक्टेशन इंडेक्स, बिजनेस एक्सपेक्टेशन इंडेक्स। नाम से जैसे पता लग रहा है कि बिजनेस की एक्सपेक्टेशन बताता होगा, ये बिजनेस कैसा काम करेगा, है ना। इसको रिलीज कौन करता है? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आरबीआई। बिजनेस एक्सपेक्टेशन इंडेक्स, इट इज एन इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक परफॉर्मेंस। इकोनॉमिक परफॉर्मेंस, बिजनेस की परफॉर्मेंस। इट टेल्स अबाउट द डिमांड कंडीशन in the manufacturing sector by combining parameters like overall business situation. मतलब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में ही डिमांड कितनी है वो बताता है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का ही ये भी इंडिकेटर है, लेकिन ये प्रोडक्शन पे सिर्फ फोकस नहीं करता, इसलिए हम इसको आईआईपी से अलग देखते हैं। ये किन किन सेक्टर्स को देखता है? प्रोडक्शन, उसके अलावा इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल एंड फिनिश्ड गुड्स। सिर्फ प्रोडक्शन को नहीं देख रहा, ओवरऑल जो बिजनेस एंटिटीज हैं उनके पास इन्वेंट्री, इन्वेंट्री मतलब स्टॉक, स्टॉक कितना है, किसका? रॉ मटेरियल का एज वेल एज बने हुए प्रोडक्ट्स का, फिनिश्ड गुड्स का। ओके, देन प्रॉफिट मार्जिन कितना है इनका, इन बिजनेस एंटिटीज का। एम्प्लॉयमेंट कितना जनरेट कर रही है, एक्सपोर्ट कितने हैं, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन कितना है। कैपेसिटी यूटिलाइजेशन मतलब जितना पोटेंशियल है उतना प्रोड्यूस कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे, अंडर डेवलप्ड है या सही इनका कैपेसिटी यूटिलाइजेशन हो रहा है। तो ये सारी चीजें कॉम्पोजिट इंडेक्स है ये असली मायने में। इट स्लाइटली swallowed down during the lockdown. Obviously लॉकडाउन के टाइम पे नीचे गया था इसका ग्राफ, but then remained upward, reflecting that the manufacturers perceive improvements in the overall business activities. तो ये जो इंडेक्स है बिजनेस एक्सपेक्टेशन इंडेक्स, ये भी लॉकडाउन के टाइम पे इट शोड अ डाउनवर्ड ट्रेंड, क्योंकि नीचे जा रही थी सारी एक्टिविटीज, लेकिन धीरे धीरे रिवाइव कर रहा है। इसका मतलब क्या है? बिजनेस एक्सपेक्टेशन, जो इन्वेस्टर्स हैं, बिजनेसमैन है, वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कंट्री अच्छा ग्रो करेगी, इसलिए वो इन्वेस्ट कर रहे हैं और एक्टिविटीज जनरेट हो रही हैं, ठीक है, इनकम जनरेट हो रही है। सो दिस इज बिजनेस एक्सपेक्टेशन इंडेक्स, ही काफी सारी चीजों को देखता है। ओके, क्लियर टू एवरीवन?
नाउ सी मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स एंड बिजनेस एक्सपेक्टेशन इंडेक्स, दोनों को अगर हम यहाँ एक साथ देखें तो ग्रे लाइन इज मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स एंड BEI बिजनेस एक्सपेक्टेशन इंडेक्स। आप देख सकते हो 1920 के क्वार्टर में मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स बहुत गिरा एकदम से, ये भी फॉल हुआ लेकिन उतना नहीं हुआ। उसके बाद 2021 में आप देख सकते हो दोनों ने ग्रोथ देखी, इंक्रीज ही हो रहा है। और उसके बाद से जनरल ट्रेंड क्या है, यहाँ से आप देखो अगर तो Q1 से इंक्रीज ही हो रहा है तब से, है ना। तो पहले डाउनवर्ड और देन अपवर्ड। कोई डाउट यहाँ तक नहीं? ठीक। हाँ, अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि इंडस्ट्रियल सेक्टर में कैपिटल फॉर्मेशन कितना हुआ है ना। ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, हम वेरिएबल की बात नहीं कर रहे, फिक्स्ड कैपिटल की। फिक्स्ड कैपिटल मतलब जो फिक्स है, जैसे प्रॉपर्टी, लैंड, है ना, ये सब। फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन का अगर हम ट्रेंड देखें तो सबसे ज्यादा किसमें आपको देखने को मिल रहा है? मैन्युफैक्चरिंग में। ये देखो, ये मैन्युफैक्चरिंग है ना, ये वाला मैन्युफैक्चरिंग में सबसे ज्यादा हुआ है। और ओवरऑल अगर हम देखें तो इंक्रीज हुआ है, ठीक है। ओवरऑल अगर हम देखें तो पहले से इंक्रीज हुआ है। इसका मतलब इंडस्ट्री में ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन अच्छा हो रहा है। कैपिटल फॉर्मेशन अच्छा कब होगा? जब इन्वेस्टमेंट आ रहा होगा, एसेट्स क्रिएट हो रहे हैं, और जब कैपिटल फॉर्मेशन हो रहा है तो ऑब्वियसली ग्रोथ तो हो ही रही होगी। क्लियर? ओके, कोई डाउट नहीं? FDI की अब हम बात करते हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या होता है? डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, आप आके या तो अपनी ही कंपनी सेटअप कर रहे हो, डायरेक्ट इन्वेस्ट कर रहे हो, किसी शेयर्स के थ्रू नहीं कर रहे या किसी इंस्टीट्यूशन के थ्रू नहीं कर रहे, डायरेक्ट कर रहे हो। FDI इनफ्लोज हैव इंक्रीज्ड इन द इंडस्ट्रियल सेक्टर रिजल्टिंग इन बेटर इन्वेस्टमेंट एंड कैपिटल फॉर्मेशन। अभी हमने देखा कैपिटल फॉर्मेशन अच्छा खासा हो रहा है, इन्वेस्टमेंट होगा तभी कैपिटल फॉर्मेशन होगा। तो FDI इनफ्लोज जो इंडस्ट्रियल सेक्टर में वो भी इंक्रीज हुए। ओके, FDI इनफ्लोज का अगर आप ग्राफ देखोगे तो इंक्रीज हो रहा है, 19 के बाद से इंक्रीज हो रहा है। इन्वेस्टमेंट की FDI FII इनकी हमने एक बात की थी कि पेंडेमिक के टाइम पे ये इंक्रीज भी हो रहे हैं, तब से इन्वेस्टमेंट उतना डिक्रीज नहीं हो रहा है, एक्टिविटीज डिक्रीज हो रही है, ठीक है। तो FDI इनफ्लोज हैव बीन इंक्रीजिंग, दिस इज द ग्राफ। अब कुछ यहाँ पे इंडस्ट्रियल सेक्टर की FDI की लिमिट मेंशन की गई थी, एक बार ओवरव्यू देख लेते हैं। डिफेंस सेक्टर में FDI को कितना अलाउ किया गया है? अप टू 74% थ्रू ऑटोमेटिक रूट। एक होता है गवर्नमेंट रूट, एक होता है ऑटोमेटिक रूट। ऑटोमेटिक रूट होता है जिसमें आपको किसी भी गवर्नमेंट एंटिटी से परमिशन लेके नहीं इन्वेस्टमेंट करना होता है ना, बिना गवर्नमेंट परमिशन के आप कर सकते हो, डायरेक्टली ऑटोमेटिक कर सकते हो। गवर्नमेंट रूट होता है जिसमें पूरा आपको सारा परमिशन वगैरह लेना होता है, प्रोसीजर फॉलो करना होता है। तो डिफेंस सेक्टर में FDI की लिमिट हैज बीन इंक्रीज फ्रॉम 49% टू 74%, 274% थ्रू ऑटोमेटिक रूट। देन कमिंग टू इंश्योरेंस सेक्टर में भी 74% कर दिया है थ्रू ऑटोमेटिक रूट। देन पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस में यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, 100% है थ्रू ऑटोमेटिक रूट, बट 100% not in general, only in cases where the government has permitted disinvestment of PSUs engaged in petroleum and natural gas। जहाँ पे जो जैसे PSUs के एग्जाम्पल क्या है? पेट्रोलियम नेचुरल गैस से रिलेटेड ONGC हो गया, है ना, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन हो गया, ये PSUs हैं, तो ये तो चल रहे हैं अच्छे खासे। लेकिन अगर कोई ऐसे PSUs हैं गवर्नमेंट के जो पेट्रोलियम और नेचुरल गैस की एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, उनका गवर्नमेंट डिसइन्वेस्टमेंट कर रही है, तो उसमें 100% अलाउड है। डिसइन्वेस्ट कर रही है तो 100% अलाउ करेगी कि आप आके खरीद लो पूरा, है ना, लेकिन बाकी में अलाउड 100% नहीं है, बाकी में अलग अलग है। क्या समझ नहीं आया? देखो, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस में 100% FDI है थ्रू ऑटोमेटिक रूट, लेकिन ये 100% अभी उसमें अलाउ किया गया है उन केसेस में जिनमें गवर्नमेंट अपने पेट्रोलियम या नेचुरल गैस से रिलेटेड PSUs को डिसइन्वेस्ट कर रही है। जब डिसइन्वेस्ट कर रही है, डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है? अपने एसेट्स को बेचती है, ओनरशिप भी दे देती है, ठीक है, लिक्विडेट करती है। जैसे एयर इंडिया का भी रिसेंटली हमने एग्जांपल देखा था, तो उसको कोई ना कोई तो खरीदेगा ना, तो 100% उसमें अलाउड है। ओके, बाकी सब में 100% अभी नहीं है। टेलीकॉम में 100% है थ्रू ऑटोमेटिक रूट। अच्छा, टेलीकॉम में 100% करना जरूरी है क्योंकि टेलीकॉम में कॉम्पिटिशन होना जरूरी, तभी आपको अफोर्डेबल प्राइसेस मिलेंगी, वरना मोनोपोली एस्टेब्लिश होने में देर नहीं लगती।
जैसे रिलायंस ने अपने आप को एस्टेब्लिश किया, अगर कॉम्पिटिटर नहीं होता कोई तो रिलायंस की मोनोपोली हो जाती, ठीक है। तो टेलीकॉम में एफडीआई 100% है थ्रू ऑटोमेटिक रूट। कोई डाउट यहाँ तक? नाउ सी लिस्टेड मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज इन द प्राइवेट कॉर्पोरेट सेक्टर। अब हम देखते हैं कॉर्पोरेट सेक्टर का क्या रोल रहा है ओवरऑल इंडस्ट्री में। तो जो लिस्टेड मतलब नहीं, रजिस्टर्ड और लिस्टेड में डिफरेंस होता है। रजिस्टर्ड तो रजिस्टर्ड कंपनीज होती हैं अंडर द कंपनीज एक्ट, लेकिन लिस्टेड होती हैं जो ये अपने एनएसई बीएसई इन सब में लिस्टेड होती है, ठीक है, जो सेबी के अंडर में आती हैं। तो लिस्टेड कंपनीज की ही वैल्यू है, उनका टर्नओवर इतना होगा कि वो लिस्टेड है, ठीक है। तो लिस्टेड कंपनीज की अगर हम देखें कंट्रीब्यूशन इंडस्ट्री में कितना रहा है, तो यहाँ पे आपको एक डिक्लाइन मिलेगा 2021 के बीच में पैंडेमिक की वजह से, एंड देन इंक्रीज। थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन है लेकिन यहाँ तक इंक्रीज हुआ है। आगे एक्सपेक्टेशन है कि ये धीरे धीरे नीचे होगा, क्योंकि जैसे हमने देखा था कि 2022 में ग्रोथ रेट कम होने के चांसेस है ना, कैपिटल आउटफ्लो की वजह से। 2021 के बाद कैपिटल आउटफ्लो होने के चांसेस हैं, क्योंकि सब जगह इन्फ्लेशन ज्यादा है, इंटरेस्ट रेट बढ़ाई जाने की एक्सपेक्टेशन है, और जैसे यूएस ने बोल दिया फेड रिजर्व ने कि हम तो इंक्रीज करेंगे, तो कैपिटल आउटफ्लो हो रहा है। ये सब हमने डिस्कस किया था कैपिटल आउटफ्लो की वजह से। लेकिन एक जनरल अगर आप यहाँ ट्रेंड देखो अभी तक का, तो इट हैज बीन इंक्रीजिंग, यानी कंपनीज की परफॉर्मेंस भी अच्छी खासी रही है। क्लियर? ओके। कोल का प्रोडक्शन, डिमांड, इंपोर्ट। कोल हमने देखा था 8 कोर इंडस्ट्रीज में से अच्छा परफॉर्म करने वालों में से था। कोल का अगर आप देखोगे तो प्रोडक्शन इज ब्लू, डोमेस्टिक सप्लाई इज रेड, दिस वन है ना, इंपोर्ट इज ऑरेंज एंड एक्चुअल डिमांड इज ग्रीन। तो आप देख सकते हो कि डिमांड इस टाइम पर भी इतनी कम नहीं हुई है कोल की, क्योंकि कोल इलेक्ट्रिसिटी में काम आता है, थर्मल पावर प्लांट्स में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में, और घर में जब आप थे तो आप ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम ही कर रहे थे, है ना, कम तो नहीं कर रहे थे। तो कोल की डिमांड वैसे कम नहीं हुई है, और यहाँ पर भी उतनी ही है। अगर आप देखोगे इसका ऑल इंडिया कोल प्रोडक्शन, तो प्रोडक्शन भी ऑलमोस्ट बराबर है, ब्लू वाला ग्राफ दिख रहा है सबको, है ना, मतलब बहुत कम नहीं हुआ है। देन इंपोर्ट अगर हम देखें तो इंपोर्ट में हमने कम किया है, इसका मतलब हमारे या तो दूसरे अल्टरनेटिव डेवलप हो गए, कोल की बजाय हम दूसरी एनर्जीज पे शिफ्ट हो रहे हैं, और कोल की डिपेंडेंसी हम कम कर रहे हैं, इंपोर्ट डिपेंडेंसी। ओके। इसमें एक और रीजन है कि कोल, अब हम पहले तो पब्लिक का, गवर्नमेंट का ज्यादा था ना, कोल माइंस गवर्नमेंट के पास ज्यादा थी। अब गवर्नमेंट क्या कर रही है, खासकर कोल में प्राइवेट ऑप्शंस को अलाउ कर दिया है। प्राइवेट माइंस आने से क्या हो रहा है, कंपटीशन हो रहा है, एफिशिएंसी इंक्रीज हो रही है, और जब प्राइवेट सेक्टर आता है तो टेक्नोलॉजी लेके आता है अपने साथ में, ठीक है। तो टेक्नोलॉजी आने से एफिशिएंट प्रोडक्शन हो पा रहा है, तो हमारी इंपोर्ट डिपेंडेंसी कम हो रही है। आगे आएगा ये पॉइंट अभी। दिस इज क्लियर? कोल माइनिंग, यहाँ पे देखो, कोल माइनिंग हैज बीन ओपनड अप फॉर दी प्राइवेट सेक्टर, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कोल माइनिंग प्राइवेट सेक्टर के लिए ओपन कर दी गई है, पहले नहीं थी। ओके। इट विल ब्रिंग एफिशिएंसी, एफिशिएंसी आएगी, कंपटीशन आएगा इन कोल प्रोडक्शन, इन्वेस्टमेंट आएगा प्राइवेट सेक्टर से, है ना, अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट, एंड टेक्नोलॉजी ऑल्सो क्रिएट जॉब, जॉब भी क्रिएट होंगी, जब नए नए ऑप्शन होंगे, नई माइंस आएंगे तो उसमें कोई ना कोई काम भी तो करेगा। तो ये सारा अभी तक ऑलमोस्ट 28 कोल माइंस जो है वो प्राइवेट कंपनीज को ऑप्शन कर दी गई हैं चलाने के लिए, और अभी काफी सारी अंडर कंसिडरेशन है। ओके। टेक्सटाइल्स की अगर हम बात करें तो टेक्सटाइल जो था वो काफी अफेक्ट हुआ था लॉकडाउन में, है ना, शॉपिंग वगैरह कहाँ कर रहे थे, तो वो इट वाज हिट बाय लॉकडाउन बट शोड अ रिमार्केबल रिकवरी। लेकिन रिमार्केबल रिकवरी हुई है, जैसे ही लॉकडाउन हटा सब भाग गए शॉपिंग करने, घूमने, है ना। तो रिमार्केबल रिकवरी टेक्सटाइल्स में हमको देखने को मिलती है। लेकिन मार्च में एक्सपेक्टेड है कि 12% जीएसटी लग जाएगा इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर को करेक्ट करने के लिए टेक्सटाइल्स पे, तो उससे पहले कपड़े खरीद लेना। ओके। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये आप अपने मेंस के आंसर राइटिंग में लिख सकते हो, है ना। ये जो 5 F इकोनॉमिक सर्वे में मेंशन्ड है, स्कीम का नाम है पीएम मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल पार्क। तो जैसे हमने फूड पार्क देखे, ऐसे ही टेक्सटाइल्स को प्रमोट करने के लिए टेक्सटाइल पार्क बनाने की बात चल रही है, जिसमें सब एक जगह हो पाएगा, है ना। तो इस स्कीम का नाम क्या है, पीएम मित्रा भी बोलते हैं इसको, पीएम मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल्स रीजन एंड अपैरल पार्क। ओके। यहाँ पर इस स्कीम ने 5 F पे फोकस किया है, 5 F, ये आप अपनी आंसर राइटिंग में यूज कर सकते हो कहीं भी। 5 F क्या है, फार्म टू फाइबर, फार्म,
फाइबर टू फैक्ट्री सेकंड, फैक्ट्री टू फैशन थर्ड, फैशन टू फॉरेन फोर्थ। 5 है। फार्म है, फाइबर है, फैक्ट्री है, फैशन है और फॉरेन है। 5 है ना? हाँ, ऐसे 4 लग रहे हैं लेकिन 5 एफ हैं, ठीक है। ये प्रोसेस 4 है। फार्म टू फाइबर, फार्म से फाइबर आपको लेकर जाना है यहाँ पे, यानी फार्म से फाइबर का प्रोडक्शन हमको इंक्रीज करना है। उसके बाद फाइबर टू फैक्ट्री, फाइबर से फैक्ट्री की कनेक्टिविटी इंक्रीज करनी है, फाइबर की जो प्रोसेसिंग होनी है फैक्ट्री में। फैक्ट्री टू फैशन, फैक्ट्री भी आपकी वो होनी चाहिए जो ट्रेंड में है ना, वैल्यू एडिशन करना है फैशन के हिसाब से जो भी चल रहा है। एंड फैशन टू फॉरेन, फॉरेन का यहाँ क्या मतलब है कि आपको एक्सपोर्ट में भी अपनी कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ानी है। फैशन टू फॉरेन मतलब आपका जो भी प्रोडक्शन हो रहा है टेक्सटाइल्स का, उसमें आपको अपनी एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस, उसमें जो आपकी एज है, कॉम्पिटिटिव एज, उसको इंक्रीज करनी है, एक्सपोर्ट भी करना है ताकि हम अर्न कर सके, ठीक है। तो ये 5 एफ है पीएम मित्रा स्कीम के, फार्म टू फाइबर, फाइबर टू फैक्ट्री, फैक्ट्री टू फैशन, फैशन टू फॉरेन। दिस इज इम्पोर्टेंट, ओके। अब एक ये परख स्कीम है, बेसिकली एक यूनिफाइड लेबोरेटरी नेटवर्क है। इसको देख लेते हैं, बहुत डिटेल में नहीं देखना, सिर्फ ये समझ लो क्या है, एक आइडिया होना चाहिए क्योंकि मेंशन्ड इकोनॉमिक सर्वे में। परख, परख करना क्या होता है, किसी चीज को आप टेस्ट करते हो जब, है ना। So recognizing that testing and certification are crucial for enhancing the competitiveness of Indian goods and services, a portal called Parakh has been set up wherein all the accredited, certified, recognized laboratories in the country would be mapped on GIS. बेसिकली क्या है, जैसे हमने WTO के कंटेक्स्ट में भी देखा कि इंडियन गुड्स एंड सर्विसेज काफी क्वालिटी कंट्रोल मेजर से पीछे रह जाती हैं इंटरनेशनल लेवल पे। हमारे यहाँ टेस्टिंग में भी प्रॉब्लम है, एक जो हमने प्रॉब्लम डिस्कस की थी कि लैब्स भी प्रॉपर नहीं है। तो हमारे प्रोडक्ट की कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ाने के लिए इंटीग्रेटेड लैब के बनाने के लिए मतलब इंटीग्रेटेड लैब्स को डेवलप करने की बात की जा रही है इस पोर्टल के थ्रू। ये पोर्टल एस्टेब्लिश किया गया है, परख ये सारी चीजों को मॉनिटर करेगा। तो परख क्या है, टेस्टिंग। तो इंडस्ट्रियल गुड्स एंड सर्विसेज की टेस्टिंग को अच्छे स्टैंडर्ड्स तक ले जाने के लिए ये एस्टेब्लिश किया गया है। इससे हमको क्या फायदा होगा, ग्लोबल स्टैंडर्ड्स मीट कर पाएंगे हम, है ना। और कम से कम टेस्टिंग तो कर पाएंगे, तब तो हमको पता लगेगा हम कहाँ पीछे रह रहे हैं। अभी तो हमारे यहाँ ये प्रॉब्लम है कि हमारे यहाँ प्रॉपर टेस्टिंग ही नहीं हो पा रही है। स्टैंडर्ड मीट करना इज दिस नेक्स्ट स्टेप, ओके। सो दिस इज परख। देन कमिंग टू PLI, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम्स हमने पहले भी डिस्कस की हैं। अलग अलग डिपार्टमेंट में मिनिस्ट्रीज कंसर्न इसको इम्प्लीमेंट करती हैं, है ना। प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव क्या है, PLI प्रोडक्शन से रिलेटेड इंसेंटिव देगी, करीब 5 साल के लिए देखा था हमने, 5 साल के लिए प्रोडक्शन डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को इंसेंटिवाइज करने की इसमें बात की गई है कि आपका मंथली एनुअली जो भी टारगेट है, अगर आप वो अचीव कर पाते हो, प्रोड्यूस कर पाते हो, तो उसमें कुछ आपको इंसेंटिव मिलेंगे, है ना। तो वही PLI था। PLI स्कीम लॉन्च इन मार्च 2020 आर अ कॉर्नरस्टोन ऑफ गवर्नमेंट पुश फॉर अचीविंग एन आत्मनिर्भर भारत। तो इंडिया में प्रोडक्शन इंसेंटिवाइज करने का क्या मतलब है, मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, इन सब प्रोग्राम्स को तो स्ट्रेंथन करना है ना, ओके। This idea is to provide support to the sectors, regain dominance in the global trade, and be more prepared for the volatilities and shocks in global supply chains, as opposed to the protectionist approach of pre-1991 era. 1991 से पहले हम प्रोटेक्शनिस्ट थे, उसके बाद LPG रिफॉर्म्स आए, है ना। अब ये PLI स्कीम किस पे फोकस कर रही है कि हमको अपना प्रोडक्शन बढ़ाना है। उससे क्या होगा, एक तो हम ग्लोबल लेवल पे लीडर बन पाएंगे, हमारा ट्रेड अच्छा खासा होगा। जो भी कंट्री हम पे डिपेंडेंट होगी ट्रेड के लिए, तो उसके साथ हम अपने रिलेशंस को एस्टेब्लिश कर सकते हैं अच्छे। जब आप किसी पे डिपेंडेंट होते हो ना, तो आपको झुकना नहीं पड़, मतलब अगर आप पे कोई डिपेंडेंट है तो आपको नहीं झुकना पड़ता, है ना। सपोज इंडिया का ट्रेड बहुत ज्यादा है चाइना के साथ, तो कोई भी डिसीजन लेने से पहले 10 बार सोचना पड़ता है। लेकिन अगर चाइना ज्यादा इंपोर्ट करता है इंडिया से, तो उसको पहले सोचना पड़ेगा, राइट। तो ट्रेड डिप्लोमेसी से भी हम अपनी जो सॉफ्ट पावर है उसको इंक्रीज करके अपने आप को ग्लोबल जियो पॉलिटिक्स में और स्ट्रांगली एस्टेब्लिश कर सकते हैं, राइट। तो ग्लोबल लीडर भी बन सकते हैं हम इससे। दूसरा, जो ग्लोबल वॉलेटिलिटीज आती रहती हैं, जैसे अभी पैंडेमिक के टाइम पे आई, है ना, तो उनसे हम बच सकते हैं। हमारे पास अच्छा खासा स्टॉक होगा प्रोड्यूस किया हुआ, तो हमको कहीं डिपेंड रहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना, इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये सारी चीजें इसमें PLI स्कीम हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखी है। The objective of the scheme is to boost domestic manufacturing, strategic sectors, improve cost competitiveness of domestically manufactured goods,
एनहेंस डोमेस्टिक कैपेसिटी, इकोनॉमीज ऑफ स्केल। इकोनॉमीज ऑफ स्केल सबको पता है कि ज्यादा प्रोडक्शन के साथ आपका हाँ, ज्यादा प्रोडक्शन के साथ कॉस्ट जब कम होती है। हाँ, तो सनराइज इंडस्ट्रीज क्या है? नहीं आइडिया कोई? अभी मोबाइल खोले तो थे सबने, सर्च नहीं किया? चलो, मुझे लगा आप बता दोगे, कोई बात नहीं। सनराइज इंडस्ट्रीज जो नई नई डेवलप हो रही होती है ना, और खासकर आईटी सेक्टर के लिए बोला जाता है, क्योंकि आईटी सेक्टर बहुत ही रिमार्केबली ग्रो किया था, है ना। तो सनराइज की तरह बहुत रिमार्केबल ग्रो किया था। एनसीईआरटी में आप देखोगे आईटी सेक्टर को सनराइज इंडस्ट्री बोला गया। पढ़ा नहीं किसी ने एनसीईआरटी में? कोई बात नहीं, ठीक है। पीएलआई हो गया, सनराइज इंडस्ट्री हो गया। ट्रेड ऑफ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। अच्छा, टेल मी, फार्मास्यूटिकल का ट्रेड इंक्रीज हुआ होगा या डिक्रीज हुआ होगा? इंक्रीज हुआ होगा, क्योंकि मेडिसिन का तो पूरा धंधा चल रहा था, है ना। तो 1920 में आप देखो, पहले से इंक्रीज हुआ है, डिक्रीज नहीं हुआ। तो फार्मास्यूटिकल का अगर आप ट्रेंड देखोगे तो बहुत ऑब्वियस, इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि 1920 में भी इंक्रीज हुआ था पहले से, और उसके बाद भी इंक्रीज ही हो रहा है। ओके, एक्सपोर्ट्स इंक्रीज हो रहे हैं। हाँ, तो एक्सपोर्ट्स इंक्रीज तभी हो रहे हैं ना जब हम प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। हम वैक्सीन भी तो एक्सपोर्ट कर रहे थे, ठीक है। तो वो सारे कंपोनेंट्स मिलके ओवरऑल फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री डेवलप हो रही है। दिस ब्लू ग्राफ एंड ऑरेंज इज इम्पोर्ट। तो इम्पोर्ट भी ठीक है, ऑलमोस्ट बराबर है, लेकिन एक्सपोर्ट हमारे बहुत ज्यादा है, विच इज अ गुड इंडिकेटर। इसका मतलब इम्पोर्ट कम है, एक्सपोर्ट ज्यादा है, विच मीन्स दैट फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में वी हैव ट्रेड सरप्लस, है ना। ट्रेड सरप्लस है हमारे पास इसमें। अच्छा, नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन, एक हमने पहले के चैप्टर्स में अपने डिस्कस की थी, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन, है ना। नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन में क्या था, कोई पाइपलाइन नहीं थी, ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना, इंटीग्रेटेड अप्रोच लेके। ऐसे ही एक नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन के बारे में इकोनॉमिक सर्वे में लिखा हुआ है। ये नीति आयोग का प्रोग्राम है, तो आपको ये ध्यान रखना है, एन से नीति आयोग ध्यान रख लेना, एन से नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन एंड एन से नीति आयोग। It aims to unlock value in brownfield projects. ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट क्या होते हैं? जो नए नए नहीं होते, या तो ऑलरेडी एस्टेब्लिश होते हैं, उनको चला रहे होते हैं, या उसी जगह पे दूसरे चल रहे होते हैं। तो बहुत रीसेंट वाले नहीं होते, ग्रीन फील्ड नहीं होते, ब्राउन फील्ड होते हैं। करंट अफेयर्स में मैंने डिस्कस किया था। टू अनलॉक वैल्यू इन brownfield projects by engaging the private sector, transferring to them revenue rights, not ownership in projects, and using the funds generated for infrastructure creation across the country. तो नेशनल मोनेटाइजेशन प्लान का एम क्या है? बेसिकली ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट्स में जो प्राइवेट कंपनीज हैं उनको रेवेन्यू राइट्स देने, ओनरशिप के राइट्स नहीं देने, रेवेन्यू के राइट्स देने। रेवेन्यू वो कलेक्ट करेंगे ना तो एफिशिएंट आएगा, और रेवेन्यू कलेक्शन को कहाँ लगाएंगे? एसेट क्रिएशन में, ठीक है। तो ऐसे प्रोजेक्ट से बेसिकली रेवेन्यू ज्यादा जनरेट करने की जरूरत है। अब इसमें ब्राउन फील्ड को ही बोला है, ग्रीन फील्ड को क्यों नहीं बोला? क्योंकि वो नए नए होते हैं। अगर आप उनमें ही इतना कुछ करने लग जाओगे तो उनको डिसइंसेंटिवाइज करोगे एस्टेब्लिश करने के लिए, तो उनको अपना काम करने दो। लेकिन जो ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट है, अब वो एस्टेब्लिश हो चुके हैं ना ऑलरेडी, तो ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट से आप रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो बाय गिविंग रेवेन्यू राइट टू दी प्राइवेट सेक्टर। कुल मिला के आपको अपने एसेट क्रिएशन को प्राइवेट सेक्टर में इंक्रीज करना है। क्लियर? ओके। रोड कंस्ट्रक्शन की अगर हम बात करें, ऐसे हर माइन्यूट चीज का ट्रेंड आपसे कोई नहीं पूछेगा इकोनॉमिक सर्वे में, लेकिन फिर भी हम ग्राफ देख लेते हैं कि आपको ध्यान रहना चाहिए। रोड कंस्ट्रक्शन जनरली इंक्रीज हुआ है, एज यू कैन सी हियर। 1920 में डिक्रीज हुआ, रोड कहाँ बन रही थी? लॉकडाउन लगा हुआ था, उसके बाद इंक्रीज ही हुआ है ना। तो नॉर्मल ट्रेंड। देन कैपिटल एक्सपेंडिचर की अगर हम बात करें इंडस्ट्रियल सेक्टर में, कैपिटल एक्सपेंडिचर तो इंक्रीज ही हुआ है टोटल। ये ब्राउन लाइन इज टोटल अगर हम देखें तो इंक्रीज ही हो रहा है 21 के बाद से, है ना। यहाँ पर भी इंक्रीज ही हुआ है, बहुत ज्यादा इंक्रीज नहीं हुआ, लेकिन इंक्रीज हुआ है। और 2020 के बाद से गवर्नमेंट ने बहुत ज्यादा बढ़ा दिया था कैपिटल एक्सपेंडिचर, सो दैट्स व्हाई दिस शार्प इंक्रीज। सबको आ रहा है समझ में? ओके, शार्प इंक्रीज। इसमें अगर हम कंपोनेंट देखें तो ओवरऑल तो इंक्रीज हुआ है। उसके अलावा अगर आप देखोगे रेलवे का देखो और ब्रिज वगैरह देख लो, तो रेलवे का यहाँ पे आपको ग्राफ ज्यादा दिखेगा, यहाँ पे भी अच्छा खासा है। पहले रेड कलर की जो पट्टी बहुत नैरो है, पहले कम था अब ज्यादा है ना। तो सेक्टोरल वाइज देखने की जरूरत नहीं है, ओवरऑल ट्रेंड क्या है? इट इज इंक्रीजिंग। हाँ, अब सिविल एविएशन की तरफ आते हैं। सिविल एविएशन की तरफ अगर आप देखोगे तो
सिविल एविएशन में यू वुड एक्सपेक्ट कि बहुत ज्यादा डिक्लाइन हुआ होगा। जब लॉकडाउन लगा हुआ था, कर्व्स लगे हुए थे, तो कहाँ लोग फ्लाइट ले रहे थे, नहीं ले रहे थे ना। तो यहाँ आप देख सकते हो कि एयर कार्गो आ गया है, फ्रेट भी लिया था ना मैंने, चलो कार्गो ही देख लेते हैं। मतलब ओवरऑल फ्लाइट क्या ले जा रही थी, अब चाहे पैसेंजर को ले जा रही हूँ चाहे कार्गो को ले जा रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर फॉल हुआ है, उसके बाद से कॉन्टिन्यूस इंक्रीज हुआ है, बीच बीच में थोड़ा बहुत फॉल हुआ है, लेकिन पहले से अपवर्ड ट्रेंड है। ओके, क्योंकि बीच बीच में भी कई बार हुआ ना, कुछ कंट्रीज के साथ कुछ फ्लाइट बैन कर दी, नया वेरिएंट आने का डर था, जैसे ओमिक्रॉन जब आ रहा था तब भी बात चल रही थी यूके से आप बैन कर दो फ्लाइट्स, है ना। हाँ, तो अभी भी क्या है, गवर्नमेंट अगर कोई वेरिएंट आने का डर है किसी कंट्री से हमारे इंपोर्ट होने का, तो वहां से हम फ्लाइट रेस्ट्रिक्शंस रखेंगे, तो उसकी वजह से आपको देखने को मिल जाएगा थोड़ा सा रिडक्शन, लेकिन फिर वापस खुल जाएगा तो इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन शार्प डिक्लाइन कब हुआ, नेशनल लॉकडाउन के टाइम पे 2020 में, उसके बाद इट इंक्रीज। परफॉर्मेंस ऑफ मेजर पोर्ट्स की अगर हम बात करें, पोर्ट से हमारी शिपिंग इंडस्ट्री का पूरा काम चलता है ना, नेविगेशन। तो पोर्ट्स जनरली डिक्लाइन एवरेज अगर हम देखें हुए थे, लेकिन इनकी अगर हम कैपेसिटी देखें, दिस पिंक लाइन है ना, ट्रैफिक इज ब्रिक वाला जो बार है वो ट्रैफिक है, और लाइन वाला जो है वो कैपेसिटी। तो कैपेसिटी हमने एनहांस की है ना, काफी गवर्नमेंट ने बहुत सारी स्कीम्स चलाई, जैसे सागरमाला प्रोजेक्ट। सागरमाला प्रोजेक्ट आपने सुना होगा, पोर्ट को इंटीग्रेट करना, जैसे एक्सप्रेसवे होता है ना, एक और है सागरमाला के अलावा भारतमाला। भारतमाला किसको इंटीग्रेट करता है, रोड्स को, हाईवेज को, ताकि ट्रांसपोर्टेशन प्रॉपर हो सके। ऐसे ही सी से रिलेटेड जो हमारा ट्रांसपोर्ट एक्टिविटी है उसको इंक्रीज करने के लिए सागरमाला प्रोजेक्ट चलाया है, सारे पोर्ट को इंटीग्रेट करना, फैसिलिटीज इंप्रूव करना। तो इन कुछ इंटरवेंशन की वजह से हमने काफी कैपेसिटी एनहेंस किया, और ट्रैफिक मतलब कितना वहां पे एक्टिविटी हो रही है, कार्गो कितना जा रहा है, कितना आ रहा है ना। तो ओवरऑल कैपेसिटी पोर्ट की हमने एनहेंस की, विच इज अ वेरी वेरी गुड इंडिकेटर। ये हमारे मैरीटाइम और सी और नेविगेशन के थ्रू जो हमारा क्या हो रहा है, ट्रेड हो रहा है, इनलैंड नेविगेशन भी होता है, सीज के थ्रू भी होता है ना, वो इंक्रीज हो रहा होगा, इसीलिए यहाँ पर कैपेसिटी इंक्रीज हुई है। सागरमाला प्रोजेक्ट का काफी कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है इसमें। ओके, नाउ कमिंग टू नंबर एंड कॉम्पोजिशन ऑफ टेलीफोन सब्सक्राइबर्स। टेलीफोन सब्सक्राइबर्स बढ़े हैं या कम हुए हैं, ये देखते हैं। तो 14, 15, 16, 17 में आप देख सकते हो कितने बढ़े हैं, है ना। रूरल और अर्बन, येलो इज रूरल, ब्लू इज अर्बन, है ना। तो येलो रूरल है, रूरल का आप देख सकते हो अच्छा खासा इंक्रीज हुआ है पहले से शेयर, यानी धीरे। हाँ ठीक है, रूरल का इंक्रीज हुआ है शेयर। और रूरल एरियाज में इंक्रीज होने का क्या मतलब है कि टेलीकॉम सेक्टर का पेनिट्रेशन इंक्रीज हो रहा है इन दी रूरल एरियाज, विच इज अ वेरी गुड इंडिकेटर। अब जब टेलीकॉम पेनिट्रेशन इंक्रीज होगा तो हम अपनी स्कीम्स को अच्छे से इम्प्लीमेंट कर सकेंगे, जैसे जेम ट्रिनिटी, डीबीटी, क्योंकि उनके लिए मोबाइल चाहिए, राइट। ऑनलाइन ट्रांजेक्शन भी इंक्रीज होंगे धीरे धीरे। तो ये इंक्रीज ही हो रहा है, आप देख सकते हो 2021 में भी पहले से इंक्रीज ही हुआ है ना। ओवरऑल इंक्रीज ही होगा, ये कभी कम नहीं होगा। मुझे लगता है कोई भी अनसब्सक्राइब नहीं करेगा कि मुझे फोन नहीं चाहिए, धीरे धीरे सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे ही। अब तो एक इंसान के पास दो फोन का टाइम आ गया है, तो अब ये तो इंक्रीज ही होगा, वेरी मच एक्सपेक्टेड। नाउ नंबर एंड कॉम्पोजिशन ऑफ इंटरनेट सब्सक्राइबर्स। यहाँ तो फोन टेलीकॉम की बात हो रही थी, अभी हम इंटरनेट की अगर हम बात करें तो ब्रॉडबैंड का आप देख सकते हो कितना शेयर है, कॉन्टिन्यूस इंक्रीज हो रहा है। यहाँ से अगर आप ऐसा ग्राफ बनाओगे सीधा, और ये लगभग बराबर रहा है क्योंकि 2021 का ये, इसलिए अगर ईयर चेंज होगा तो आप देख पाओगे यहाँ और बड़ा ग्राफ होगा, ठीक है। तो इंटरनेट सब्सक्राइबर्स तो 2022 में भी बढ़े, वो तो बढ़ नहीं थे, सब ऑनलाइन तो चल रहा था, है ना। टिकटॉक वीडियोस बन रही थी, यूट्यूब रील्स बन रही थी, सब खाने के साथ एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी, टेलीपैथी हो रही थी, सारी चीजें। तो ये इंक्रीज हुआ है। ओके, दिस इज कॉम्पोजिशन ऑफ इंटरनेट सब्सक्राइबर्स। वेरी ऑब्वियस, अगर नहीं भी पढ़ो ऐसी चीजें तो कॉमन सेंस से आप अंदाजा लगा सकते हो कि ये इंक्रीज हुई होगी या डिक्रीज हुई होगी। ओके, हाँ, अब ये कुछ देखते हैं, मेजर्स टेकन टू डेवलप द नेशनल गैस ग्रिड एंड सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। अब देखो, नेचुरल गैस को डेवलप करने की बात चल रही है काफी, तो उसमें गवर्नमेंट ने कुछ कुछ काम किए हैं, वो एक आपको बस आइडिया होना चाहिए कि
ऐसी कुछ स्कीम भी है, बहुत डिटेल में नहीं जाना कितना फंड एलोकेट किया है, कितनी ग्रिड एस्टेब्लिश की है, आपको सिर्फ पता होना चाहिए नेशनल गैस ग्रिड क्या है। विद द एम टू क्रिएट नेशन वाइड gas grid, petroleum and natural gas regulatory board has authorized approximately 33,764 किलोमीटर नेचुरल गैस पाइपलाइन नेटवर्क अक्रॉस दी कंट्री। तो बेसिकली इस ग्रिड के तहत क्या किया गया है, कंट्री में करीब इतना, जो आपको याद नहीं रखना, 33,000 है ना, अराउंड 33,000 किलोमीटर की पाइपलाइन नेटवर्क को एस्टेब्लिश करना है। मतलब पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, इन सबको, और ये किसने किया, पेट्रोलियम नेचुरल गैस बोर्ड ने, ठीक है। तो नेचुरल गैस की पाइपलाइन को एस्टेब्लिश करने से क्या मतलब है, नेचुरल गैस का प्रमोशन करना। ओके, तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है। देन प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा 2016 की स्कीम है। In order to develop the national gas grid, the government has taken a decision to provide capital grant of this crore। मतलब ये भी क्या है, आपने अच्छा इसका नाम सुना है, जगदीशपुर हल्दिया बोकारो धमा गैस पाइपलाइन। एनसीईआरटी में देखा होगा अलग अलग गैस पाइपलाइन जो है ना। तो ये तो बोकारो कहाँ पर है, जगदीशपुर वेस्ट बंगाल में, है ना। तो ये सब क्या है, देखो उड़ीसा इन द स्टेट्स ऑफ यूपी, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, यहीं पर है ये सारे सेंटर्स। और ये क्या है, हमारा छोटा नागपुर प्लेट्यू वाला जो रीजन है, जो सबसे ज्यादा मिनरल्स में रिच है। छोटा नागपुर प्लेट्यू किसको कहते हैं हम, छत्तीसगढ़, झारखंड, पार्ट्स ऑफ बिहार, पार्ट्स ऑफ वेस्ट बंगाल, ये सब कंप्राइज करता है। इंडिया का सबसे ज्यादा रिच इन मिनरल रिसोर्सेज जो रीजन है वो कौन सा है, छोटा नागपुर प्लेटू, ठीक है। तो ये गैस पाइपलाइंस को बेसिकली एनहेंस करना है। तो आपको ये पता होना चाहिए, प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा, ऊर्जा मतलब एनर्जी, ऊर्जा गंगा में क्या कर रहे हैं, नेचुरल गैस की पाइपलाइंस को और बढ़ा रहे हैं, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट गैस ग्रिड यानी नॉर्थ ईस्ट में भी डेवलप कर रहे हैं। सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन सिटीज में भी डेवलप करना है, क्योंकि सिटीज में कंजम्पशन इंक्रीज होता जा रहा है। ओके, तो एक आइडिया होना चाहिए, ये एलोकेशन कितना किया, ये कितने किलोमीटर की पाइपलाइन है, ये सब इंपॉर्टेंट है। आगे समझ में, ओके। सोर्सेज ऑफ इंस्टॉल्ड कैपेसिटी एंड इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। अब अगर हम इलेक्ट्रिसिटी में और आगे देखें तो हमारे पास इंस्टॉल्ड कैपेसिटी कितनी है ना, और उसमें से हम जनरेट कितना कर पा रहे हैं। कई बार होता है ना, रिसोर्सेज हमारे पास हैं लेकिन रिसोर्सेज को आप यूटिलाइज कितना कर पा रहे हो। आपके पास टेक्नोलॉजी होनी चाहिए रिसोर्सेज के ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन के लिए। तो आप यहाँ पे अगर देखोगे तो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी हमारी थर्मल पावर की कितनी है, 67%, और यूटिलाइज हम कितना, यानी एनर्जी जनरेट उससे कितना कर पा रहे हैं, 78%, उससे ज्यादा ही कर पा रहे हैं। यानी इस पर प्रेशर है कैपेसिटी पर, वो तो है ही है ना। उसके अलावा अगर आप देखोगे हाइड्रो 9%, 10% एंड 9%। हाइड्रो की कैपेसिटी हमारे पास कितनी है, 10%, लेकिन जनरेट हम कितना कर पा रहे हैं, 9% कर पा रहे हैं। अच्छा, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इज रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल? नहीं, देखो रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल का जब आप क्लासिफिकेशन करते हो तो आपको ये नहीं देखना कि वो चीज अभी खत्म होने वाली है या नहीं। रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल में हमेशा एक बात ध्यान रखनी है कि आपके लाइफ स्पैन में अगर वो खत्म हो रही है ना, तो वो नॉन रिन्यूएबल है, क्योंकि उसको वापस तो जनरेट होगी लेकिन मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाएंगे, तो आपके लिए तो खत्म है ना। तो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी तो अच्छा सोर्स है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी रिन्यूएबल है ना। तो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, देखो ये डिबेट भी है, कई बार ना आपको एनवायरमेंट में, साइंस टेक में ओवरलैप मिलेगा, काफी बार मिलेगा। कोई बोलेगा हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी नॉन रिन्यूएबल है, कोई बोलेगा रिन्यूएबल है, ठीक है। लेकिन इन जनरल आपको लगता है कि अभी पानी से हम जनरेट कर सकते हैं ना, जब तक आप जिंदा हो तब तक तो है, रिन्यू हो जाएगा, उतना खत्म नहीं होगा, ठीक है। तो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी रिन्यूएबल है, 10% हमारे पास कैपेसिटी, लेकिन अभी हम 9% ही यूटिलाइज कर रहे हैं। क्या तक कोई दिक्कत नहीं, ओके। उसके बाद RES रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस जो दूसरे हैं मिला के, जैसे सोलर एनर्जी हो गया, है ना, जियोथर्मल हो गया, विंड एनर्जी हो गया। विंड एनर्जी का भी हमारे पास काफी सोर्स है। तो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज जो दूसरे हैं, जिसमें हम सोलर, जियोथर्मल, विंड एनर्जी देखते हैं, उसकी इंस्टॉल कैपेसिटी हमारे पास 22% है, लेकिन यूटिलाइजेशन सिर्फ 10% है। तो यहाँ पे हमको यूटिलाइजेशन इंप्रूव करने की जरूरत है। इंस्टॉल कैपेसिटी हमारे पास बहुत है, अगर हम यूटिलाइज भी इतना कर लें तो इस पर हमारी डिपेंडेंस कम हो जाएगी। ओके, न्यूक्लियर एनर्जी की कैपेसिटी तो हमारे पास 1% है, हम जनरेट 3% कर पा रहे हैं। न्यूक्लियर एनर्जी में हम काफी आगे बढ़ रहे हैं, और कल मैंने करंट अफेयर्स में भी डिस्कस किया था, यूके के साइंटिस्ट ने भी काफी फ्यूजन एनर्जी से डेवलप
डेवलपमेंट्स उसमें हासिल किए हैं। ओके, दिस इज क्लियर। न्यूक्लियर एनर्जी इज द एनर्जी ऑफ फ्यूचर। अब उसी पे हम डिपेंडेंट है, क्योंकि उससे हमारा ना तो कोई पोल्यूशन हो रहा, रिस्क ज्यादा है। अगर हमने प्रॉपर कर लिया उसको एस्टेब्लिश, तो बहुत ज्यादा कम इनपुट देके आप मतलब इतनी क्या बोलेंगे उसको, एक्सेप्शनल एनर्जी जनरेट कर सकते हो, है ना। हाँ, तो यही था इंडस्ट्रियल सेक्टर और इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में जनरल ट्रेंड्स। जो भी स्कीम्स इसमें जो इम्पोर्टेंट थी आपके लिए, एक तो पहले हमने क्या देखी थी, ठीक है, ओके, एक मिनट। इसमें आपके लिए आईआईपी इम्पोर्टेंट है, 8 कोर इंडस्ट्रीज इम्पोर्टेंट है, नेशनल मोनेटाइजेशन पॉलिसी इम्पोर्टेंट है ना। और हाँ हाँ, पीएम मित्रा इम्पोर्टेंट है, पीएम मित्रा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल्स के लिए जो था, ठीक है। उसके अलावा हमने देखा था बिजनेस एक्सपेक्टेशन इंडेक्स, वो इम्पोर्टेंट है आपके लिए। गैस पाइपलाइन, नेचुरल गैस की पाइपलाइन को इंक्रीज किया जा रहा है, ये इम्पोर्टेंट है। और बाकी जनरल ट्रेंड्स हमने सारी इंडस्ट्रीज के देख लिए। तो ये चैप्टर 8 था, है ना। आई होप समझ आया होगा। थैंक यू। ओके।